मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे आपने पहला पार्ट तो सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया होगा और आगे हम सेकंड पार्ट आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो अपने भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के अंदर कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें विद्युत आवेश के बारे में डिस्कस किया था। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और विद्युत आवेश की नेचर भी हमने जान लिया था, उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति उसकी आकर्षण की भी होगी और प्रतिकर्षण की भी होगी। इसके बाद हम विद्युत आवेशों के गुणधर्म पढ़ रहे थे। तो उन विद्युत आवेशों के गुणधर्म में हमने एक गुणधर्म का कल डिस्कशन कर लिया था और अगले जो दूसरा जो गुणधर्म है उसका डिस्कशन आज करेंगे। तो विद्युत आवेशों की गुणधर्म, ये अपना टॉपिक था विद्युत आवेश के गुणधर्म। अब इसमें हमने पहले टॉपिक का डिस्कस कर लिया था जो था आपका विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता, इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था कि कोई भी आपका जो निकाय होता है उस निकाय में कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसके आगे जो आपका दूसरा जो गुणधर्म है वो आपका आवेश विद्युत आवेश का संरक्षण है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक डालिए नंबर 2, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। यानी कोई भी आपका निकाय है उस निकाय के अंदर जो कुल आवेश होंगे वो हमेशा नियत रहते हैं। चाहे आप कोई भी प्रक्रिया अपना लो, हर प्रक्रिया के अंदर उसके आवेश हमेशा क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। इसलिए आप बोल सकते हो कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर उसका क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर का मतलब है उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। तो नंबर 2 लगा के लिखो आप, विद्युत आवेश का संरक्षण। लिखो, इसमें लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट करो। किसी निकाय में कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाए, उस निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होता है। हमेशा नियत होता है। अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल
एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आवेश संरक्षण की आपके पास क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब ये जो आवेश संरक्षण के मैं आपको कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा इसको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे आपका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव 6 तो रेडियो एक्टिव 6 के अंदर हम 92 यूरेनियम 238 को लेते हैं। 92 यूरेनियम 238 और इस 92 यूरेनियम 238 का जब हम चेक करवाते हैं, चेक का मतलब जब इसको तोड़ते हैं, जब इसका विखंडन करवाते हैं, तो आपको 90 थ्योरियम 234 प्लस 2He4 मिलता है। अब 92 यूरेनियम 238 का चेक करवाने पर एक तो आपको 90 थ्योरियम 234 प्लस आपको एक 2He4 का डाबिक मिलेगा। तो इसके अंदर आप प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात जब आप आवेशों की संख्या देखोगे तो वो आपको हमेशा बराबर मिलेगी। जैसे प्रक्रिया से पूर्व आपके कुल आवेश हैं वो है 92 और प्रक्रिया के बाद आप देखोगे तो 90 आवेश तो थ्योरियम में हो गए और प्लस 2 चार्ज हैं वो आपके इसमें आ गए, हीलियम में आ गए। और तो टोटल आपके चार्ज कितने हुए 92। तो प्रक्रिया से पूर्व भी आपके चार्ज कितने हैं 92 है और प्रक्रिया से पूर्व भी आपके चार्ज कितने थे 92 ही हैं। इसी प्रकार से आप और एग्जांपल देख सकते हो। जैसे आपका प्रोटॉन डीके है, प्रोटॉन 6। इस प्रोटॉन 6 के अंदर जब प्रोटॉन का आप चेक करवाओगे, जैसे आपका प्रोटॉन जिसको P से डिनोट करते हैं, जब आप इसका चेक करवाओगे या डीके करवाओगे तो आपको एक तो न्यूट्रॉन मिलेगा प्लस एक आपको पॉजिट्रॉन मिलेगा E प्लस आपको एक मिलेगा न्यूट्रिनो। तो आपको यहां पर देखो जब प्रोटॉन का क्या करवाया आपने डीके करवाया, तो डीके करवाने पे आपको एक तो मिला न्यूट्रॉन मिला और एक आपको इलेक्ट्रॉन मिला और प्लस में आपको एक न्यूट्रिनो मिला। तो यहाँ पर देखो कुल चार्ज देखा है, प्रक्रिया से पूर्व कितने चार्ज है इसमें और प्रक्रिया के बाद कितने चार्ज है। तो प्रक्रिया से पूर्व आपके पास एक प्रोटॉन था यानी एक धनावेश था आपके पास, एक धनावेश। और प्रक्रिया के बाद देखिए जैसे न्यूट्रॉन है तो यह आपका क्या है, ये आवेश रहित है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो इसका चार्ज 0 प्लस ये एक आपका पॉजिट्रॉन यानी एक आपका धनावेश और ये आपका जो न्यूट्रिनो जो पार्टिकल होता है वो भी मासलेस और आवेश रहित होता है, यानी ये भी आपका एक प्रकार से क्या होता है उदासीन पार्टिकल है। तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा 0 ही होगा। तो आपका प्रक्रिया से पूर्व आपके एक चार्ज है और प्रक्रिया के बाद भी आपके पास क्या है एक चार्ज है, यानी इसमें भी आपका आवेश क्या है संरक्षित है। तो दोनों ही प्रोसेस के अंदर आपका क्या है आवेश क्या हो रहा है संरक्षित हो रहा है। तो ये आवेश संरक्षण के क्या है एग्जाम्पल। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे आपका न्यूट्रॉन डीके है, तो इस न्यूट्रॉन डीके के अंदर जब हम न्यूट्रॉन का क्या करवाएंगे डीके करवाएंगे तो आपको एक तो क्या मिलेगा प्रोटॉन मिलेगा और इसके साथ आपको एक मिलेगा इलेक्ट्रॉन और इसी के साथ आपको एक मिलेगा एंटी न्यूट्रिनो।
ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, इस न्यूट्रिनो का क्या है, एंटी पार्टिकल होता है। तो ये भी क्या होता है, मासलेस पार्टिकल है और आपका आवेश रहित पार्टिकल है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं पाया जाता। ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो यहाँ पर प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के बाद आप जब चार्ज देखोगे तो यहाँ पर प्रक्रिया न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित है, तो इसका चार्ज है 0। और इधर आप देखोगे प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का मतलब आपके पास एक क्या है, धनावेश, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आपके पास एक आएगा ऋणावेश। तो यहाँ पर -1e और ये आपका 0 है। तो एक ये जो आपका धनावेश है वो ऋणावेश को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो प्रक्रिया से पूर्व भी आपके पास चार्ज है 0 और प्रक्रिया के बाद भी आपके पास क्या है, चार्ज 0। तो इसका मतलब आपका जो है इस प्रक्रिया के अंदर भी आपका आवेश क्या हो रहा है, संरक्षित हो रहा है। इसी प्रकार आप युग्म उत्पादन का भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपका कोई भी जैसे गामा डिके आप करवाते हो, तो गामा डिके के अंदर भी इसी प्रकार से होगा, उसमें भी हमेशा आवेश आपका क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आवेश संरक्षण के, जो अपनी कॉपी में उतार लो। यहां से कुछ एग्जाम्पल्स अपनी कॉपी में लिखो आवेश संरक्षण के। तो सभी स्टूडेंट ने लिख लिया होगा। अब हम आगे तीसरा जो आप गुणधर्म है उसका यहां पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो तीसरा जो आपका गुणधर्म होगा वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा अपना जो गुणधर्म है वो नंबर 3 लगा के लिखो, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो स्टूडेंट्स जो अपना विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, जैसे नाम से पता चल रहा है, क्वांटीकरण का मतलब होता है अलग अलग भागों के रूप में। तो जो भी आपका निकाय होगा या जो भी आपके पास कोई वस्तु है, तो उस वस्तु के ऊपर जो चार्ज होगा वो सतत रूप से ना होकर विभक्त रूप में होता है। विभक्त रूप का मतलब छोटे छोटे बंडल्स और पैकेट्स के रूप में होता है। जो आपका एक आवेश का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज होता है उसके बराबर आएगी, और जो आप किसी भी वस्तु के ऊपर जो आपका चार्ज होगा वो चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन और आपका जो प्रोटॉन है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है हमेशा। यदि आपका जो चार्ज होगा वस्तु के ऊपर वो Q बराबर है प्लस माइनस में हो सकता है Ne के बराबर होगा। यानी N आपका क्या है, N ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। यदि N इक्वल टू आप कर सकते हो +-1 +-2 पूर्णांक +-3 और डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से आवेश हमेशा एक पूर्णांक के रूप में होगा। कभी भी आपका आवेश इस प्रकार से नहीं आएगा कि आप n बराबर 1/2 ले लो, n बराबर आप ले लो 3/2। तो इस प्रकार से आपका कभी भी आवेश नहीं आता है। ये आवेश का क्या है, रोंग आपका लिखने का तरीका है। इस प्रकार से कभी भी आवेश नहीं है, यानी आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। तो इसलिए जो आवेश का क्वांटीकरण है वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका आवेश होगा वो हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों और बंडल्स के रूप में होगा। और इसलिए तीसरा जो आप
गुणधर्म लिखो आवेश का, वो लिखो विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें लिखो किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से न होकर छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स, बंडल या पैकेट्स, बंडल या पैकेट्स के रूप में होता है, के रूप में होता है, जिसका न्यूनतम मान, जिसका न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, के आवेश के बराबर होता है। अब नीचे स्टेप चेंज करके लिखिए, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के पूर्ण गुणज, के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, के रूप में होता है, के रूप में होता है। अब नीचे लिखो अर्थात स्मॉल q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, n इक्वल टू आप ले सकते हो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, और E आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर क्या है चार्ज, तो ये प्लस में भी हो सकता है और आपका माइनस में भी हो सकता है। यदि आपका प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन है तो आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबने लिख लिया होगा। तो ये आपका था आवेशों का क्वांटीकरण। अब आपका जो चौथा जो गुणधर्म है वो है आपके पास आपका आवेशों की निश्चलता। चौथा जो आपका गुणधर्म होगा विद्युत आवेश की निश्चलता। तीसरा है आपका, तो टॉपिक डाले आगे नंबर 4, विद्युत आवेशों की निश्चलता या इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो आवेशों की निश्चलता क्या होती है? जो आपका आवेश होता है, यानी जो भी किसी भी वस्तु के ऊपर जो आपका आवेश होगा वो हमेशा क्या होता है? निश्चल होता है। हमेशा क्या होगा? उसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आपकी वस्तु स्थिर हो या किसी अपेक्षीय वेग से क्या हो? गतिशील हो। आवेश हमेशा आपका क्या होगा? निश्चित होगा, उसका मान कभी नहीं बदलेगा। और यही आपका जो नियम है उसको बोलते हैं आवेशों की निश्चलता। चाहे आप देखो विरामावस्था में आवेश, विरामावस्था में आवेश इक्वल टू होगा हमेशा गतिशील अवस्था में आवेश। ये दोनों ही कंडीशन में आवेश आपका क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है, चाहे आपकी वस्तु विरामावस्था में हो, चाहे आपकी वस्तु क्या हो? गतिशील अवस्थाओं में। यानी आवेश का मान कभी चेंज नहीं होता है। और यही अपना क्या है? आवेशों की निश्चलता का नियम है। यही आपका स्मॉल क्यू विरामावस्था में है और इक्वल टू ये आपका गति अवस्था में। दोनों ही कंडीशन में आपका आवेश क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो नीचे लिखो इस टॉपिक में किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश हमेशा 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 निश्चल होता है, चाहे वस्तु विरामावस्था में हो, चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में हो, चाहे वस्तु गतिशील अवस्था में हो। यही आवेश की निश्चलता का गुणधर्म है। यही आवेश की निश्चलता का गुणधर्म है। और नीचे लिख लो कि विरामावस्था में आवेश आपका बराबर होगा गतिशील अवस्था में आवेश। तो इक्वल टू आपका क्यू विरामावस्था इक्वल टू होगा क्यू गतिशील अवस्था। तो नीचे नोट कर लो ये। सबने लिख लिया होगा। ये अपना क्या थे? 4 आवेशों के क्या थे? गुणधर्म थे, वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट न्यू हेडिंग डाल दो। न्यू हेडिंग अगला अपना टॉपिक है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां आवेशन की विधियां। तो यहां पर हम वस्तुओं को आवेशित करने की विधियों के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो वस्तुओं को आवेशित हम घर्षण के द्वारा कर सकते हैं,
चालन या संपर्क के द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, या प्रेरण के द्वारा भी हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 विधियों के द्वारा हम वस्तुओं को क्या करेंगे, यहाँ पर आवेशित करेंगे। तो आप आवेशन की पहली विधि लिख लो, घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि है इसकी घर्षण द्वारा आवेशन। तो नाम से पता चल गया होगा सबको कि घर्षण द्वारा आवेशन यानी दो वस्तुओं को आप आपस में क्या करोगे, रगड़ने पर, या दो वस्तुओं को आपस में आप क्या करोगे, घर्षण करने पर। इस प्रक्रिया के दौरान आपकी वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। समझ गए होंगे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर या घर्षण करवाने पर इस प्रक्रिया में वस्तु को आवेशित होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलेंगे, आवेशन बोलेंगे। तो इसकी नीचे डेफिनेशन लिख लो, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कोई भी दो वस्तुएं हैं उनको आपस में हम रगड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण का मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होगा, यानी जिस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, यानी जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, उस वस्तु में आपका क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका धनावेश आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाली वस्तु होगी आपकी ऋणावेश, और इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाली जो वस्तु होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी धनावेश। तो त्यागने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हमेशा धनावेश आता है, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने का मतलब आप सब समझते हो कि यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वृद्धि हो गई, उस वस्तु के अंदर आपका क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से घर्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तु को आवेशित करते हैं। तो नीचे लिखो इस टॉपिक में, टॉपिक डाल के घर्षण द्वारा आवेशन टॉपिक डाल के लिखो नीचे। लिखो इसमें दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर या घर्षण कराने पर वस्तुओं के आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। नीचे लाइन छोड़ के लिखें, इस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वह ऋणावेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है वह धनावेशित हो जाती है। अब घर्षण द्वारा जो आपका आवेशन है, इसमें हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्या करेंगे, समझाने का क्या करेंगे, आपको प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल आप नीचे लिखो, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिखो। जब रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इसलिए रेशम का कपड़ा ऋणावेशित तथा कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ें धनावेशित हो जाती है। तो ये इसका क्या था, एक एग्जाम्पल था जिसके द्वारा मैंने क्या किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। यानी कोई भी आप एक रेशम का कपड़ा लेओगे और उसके ऊपर कोई कांच की छड़ को क्या करोगे, रगड़ोगे या उसके ऊपर घर्षण करवाओगे, तो आपका कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो आपका रेशम का कपड़ा तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और आपकी कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित। क्यों? क्योंकि आपकी जो कांच की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है, और आपका रेशम का कपड़ा है उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसलिए आपका रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, यानी कांच में, आपकी कांच की छड़ में क्या हुई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका धनावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को घर्षण के द्वारा क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। और अब इसी कड़ी में हम दूसरा जो आपका आवेशन करने की विधि है, तो नंबर 2 लगा के लिखो, हेडिंग डालो नीचे, नंबर 2 लगा के आवेशन की दूसरी विधि है आपकी चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। तो वस्तुओं को हम चालन या संपर्क के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि भाई दो वस्तुओं को आपस में हम क्या करेंगे, संपर्क में लेके आएंगे, तो वो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आपकी आवेशित हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, ये आपके पास एक गोला है, और ये आप गोला मान लो ए है, और ये आपका कोई गोला क्या है, बी है। ये आपका जो कुचालक स्टैंड पे लगे हुए हैं। अब ये जो आप गोला बी है, ये समान रूप से क्या आपका आवेशित है, यानी ये आपका क्या है, चालक, और ये आपका क्या है, यानी ये आपका गोला आवेशित है, और ये आपका गोला क्या है, अनावेशित। तो नीचे लिख सकते हो आप, ये आपका है
अनावेशित और ये आपका है आवेशित। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब इन दोनों गोलों को आप आपस में क्या करोगे, संपर्क में लेके आओगे, यानी एक दूसरे से क्या करवाओगे, स्पर्श करवाओगे, तो इसका जो चार्ज है वो क्या जाएगा, जैसा इस पर चार्ज है वैसा का वैसा चार्ज भी क्या जाएगा, ये गोला एक के ऊपर भी आ जाएगा। यानी इन दोनों को आपस में क्या करो, संपर्क में लेके आओ आप। इस प्रकार से दोनों गोलों में मैंने क्या कर लिया, आपस में स्पर्श करवा दिया। ये लो, ये आप गोला भी है, तो इसलिए जो अनावेशित गोला है उसके ऊपर भी क्या जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रकार से। और इनको संपर्क करवाने के बाद जब आप क्या करोगे, अलग अलग करोगे, तो दोनों के ऊपर क्या जाता है, समान चार्ज आ जाता है। यानी गोले ए के ऊपर भी आपको क्या जाएगा, ये जैसे आपका गोला ए है और ये आपका इधर मान लो ये गोला आपका क्या है, बी है। अबे संपर्क में लाने के बाद आप वापस इसको दूर दूर करोगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस जो प्रक्रिया है या ये जो विधि है, इसी विधि को हम बोलते हैं चालन या संपर्क के द्वारा आवेशन। तो नीचे हेडिंग डाल दो और लिखो चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। तो लिखो इसमें, जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में, अनावेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान आवेश वितरित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। नीचे ये डायग्राम बना लो, तो सबने बना लिया होगा। तो ये आपके क्या था, चालन या संपर्क के द्वारा आवेशन। अब आवेशन की हम तीसरी विधि के बारे में यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो तीसरी विधि है आपकी वो है अपनी जो तीसरी विधि है वो है प्रेरण द्वारा
आवेशन। तीसरी विधि लिखो, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये आवेशन की अपनी क्या है, तीसरी विधि है। तो प्रेरण का मतलब है जब आप एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना उसको क्या करते हो, आप आवेशित करते हो और उसके ऊपर क्या विपरीत आवेश आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये आपकी तीसरी विधि है, यानी इसको आपको स्मृति में नहीं लेके आना है, उसको संपर्क किए बिना ही आपको इसको क्या करना है, आवेशित करना है। तो ये आपकी जो विधि होगी वो होगी आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन। तो नीचे हेडिंग डाल के लिखो, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन इसमें लिखो, जब एक अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना वस्तु पर विपरीत आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो इसमें जैसे आपके ये दो कुचालक गोले हैं, आपके पास दो कुचालक गोले हैं, ये आपका गोला ए है और ये आपका गोला बी है। दोनों ही क्या है, आपके अनावेशित हैं। अब जब इसके पास हम जब आवेशित वस्तु लेके आएंगे, यानी संपर्क नहीं करवाना है, इससे आपको स्पर्श नहीं करवाना है, स्पर्श में आए भी नहीं, ये क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। जिस प्रकार से ये आपके दोनों गोले हैं, गोला ए और ये आपका गोला बी, और यहां पर इसके पास जब आप एक धनावेशित छड़ लेके आते हो, तो इस गोले के इस वाली साइड में आपका ऋणावेश आ जाएगा और इस वाली साइड में आपका क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो यहां पर आप सबको पता है कि आवेश की प्रकृति होती है, यानी आपका समान चार्ज हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, और विपरीत जो आपके चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका ये धनावेशित छड़ है, तो इधर इस वाले गोले पर इधर क्या आ जाएगा, आपका ऋणावेश, यानी ये आवेश इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाले सिरे पर आपका क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और इस वाले जो दूसरा गोला है उसके इस वाले पृष्ठ के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और इसके बाद आप इसको जब दूर दूर करोगे तो जो गोला है ए है, इसके अंदर समान रूप से आपका ऋणावेश विकृत हो जाएगा, और जो आपका गोला बी है
ये आपको गोला बी और ये आपको गोला ए, और तो इसके ऊपर समान रूप से आपका धनावेश वितरित हो जाएगा। तो ये नीचे डायग्राम बना लो आप। इसी प्रकार से और आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हो। जैसे आपका ये कोई आपका कुचालक गोला है, यानी ये आपका अनावेशित गोला है, तो इसके पास जब आप ये पॉजिटिव आवेश वाली एक छड़ लेके आओगे तो गोले के जैसे ये आपका पी भाग है और ये आपका क्यू भाग है, तो इस पी भाग के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इस पृष्ठ है क्यू, उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब आप इसी पृष्ठ क्यू को भूसंपर्कित करते हो, यानी भूमि से इसको कनेक्ट करते हो इस प्रकार से, ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, और इसको क्या कर देते हो आप? भूसंपर्कित कर दिया आपने। ये भूसंपर्कित कर दिया आपने, और ये आपकी पॉजिटिव आवेश वाली छड़ है। तो यहां पर इसको भूसंपर्कित करने पर क्या अपनी पृथ्वी से क्या आएगा? ऋणावेश आएगा, और ऋणावेश आके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा यहाँ से इसको, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? हमेशा कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपके गोले के अंदर केवल क्या बच जाएगा? नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। इधर वाला ई भाग वाला नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो गोले के पृष्ठ के ऊपर समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? प्रेरण द्वारा क्या है? आवेशन ही है। तो ये डायग्राम बना दो आप नीचे, पूरी डायग्राम नीचे बना लो ये। सबने बना लिया होगा। तो ये था अपना ये आवेशन की विधियां। तो आवेशन की 3 विधियां मैंने बताई आपको। घर्षण द्वारा आप आवेशित कर सकते हो वस्तु को, चालन द्वारा आप वस्तु को क्या कर सकते हो? आवेशित कर सकते हो, और आप प्रेरण के द्वारा वस्तुओं को क्या कर सकते हो? आवेशित कर सकते हो। तो ये आवेश वस्तुओं को आवेशित करने की क्या होगी? तीनों विधियां होगी। अब न्यू एडिंग डाल लो। न्यू एडिंग अगली हेडिंग है अपना स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। सब हेडिंग डालो नीचे, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वस्तु
के ऊपर आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा आप क्या करोगे कि वस्तु के ऊपर कैसा चार्ज है, उसकी प्रकृति क्या है, कितना क्या चार्ज है, उसका क्या करते हो आप, पता लगाते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक ये कोई इस प्रकार से कांच का पात्र लेते हैं, इसमें ये आपका कांच का पात्र है और यहां पर इस कांच के पात्र में ऊर्ध्वाधर एक छड़ लगा देते हैं और यहां पर इसके ऊपर वाला जो सिरा है उसको एक कुचालक कोर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यह आपका एक कोर पे और इसके इस छड़ के जो नीचे वाला आपका जो सिरा होगा उस पर इस प्रकार से दो सोने की पत्तियां लगा दी जाती हैं और ये ऊपर वाला जो सिरा है उसके इस प्रकार की एक आपकी क्या होती है, आवेशित कुंडली बोल सकते हो आप, या इसको एक आप चालक की डिस्क भी बोल सकते हो। तो इस प्रकार से हम ये जो आपका उपकरण है इस प्रकार से क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अब जब आप इस छड़ के पास या जो आपकी ये आवेशित जो चालक जो कुंडली है, इस चालक कुंडली के पास इसके संपर्क में मान लो आप ये पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ लेके आई, तो जो चार्ज इस छड़ के ऊपर होगा वही चार्ज क्या आएगा, इसे छड़ के द्वारा यहाँ सोने की पत्तियों तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ये पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। ये पत्तियां क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये आपका कांच का पात्र, ये आपका आपकी है सोने की पत्तियां, ये आपका कोर हो गया। और ये आपकी है कोई चालक डिस्क और ये आपकी है एक आवेशित छड़, आवेशित छड़ है ये। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के ऊपर आवेश की उपस्थिति और प्रकृति का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के द्वारा। तो सबसे पहले रिंग डाल लो आप, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, और नीचे आप क्या कर लो, ये डायग्राम बना लो और ये लिख लेना आपकी ऊर्ध्वाधर चालक छड़, चालक छड़ बना लो ये डायग्राम जल्दी से।
तो सभी स्टूडेंट्स ने ये डायग्राम बना लिया होगा। तो सबसे पहले लिखो इसमें ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व प्रकृति का पता लगाया जाता है। अब नीचे लाइन छोड़ के लिखे हैं, सौनपत्र विद्युतदर्शी में कांच के एक पात्रे में एक धातु की ऊर्ध्वाधर संयोजित करते हैं, जिसके नीचे वाले सिरे पर दो सोने की पत्तियां व ऊपर वाले सिरे पर चालक डिस्क होती है। नीचे लाइन छोड़ के लिखे, जब धातु की डिस्क के संपर्क में कोई आवेशित वस्तु लाई जाती है, तो आवेश धातु की छड़ से होकर सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है, जिससे सोने की
सोने की पत्तियां फैल जाती हैं। पत्तियों का फैलना या सिकुड़ना, पत्तियों का फैलना या सिकुड़ना आवेशित वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये था आपका स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब आप इस ऊर्ध्वाधर छड़ के ऊपर वाला जो सिरा है, इस पर एक चालक क्या लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है। तो इस डिस्क के संपर्क में आप जब कोई आवेशित छड़ या कोई आवेशित वस्तु लेके आते हो, तो ये जो सोने की जो ये आपको ऊर्ध्वाधर छड़ है, उसके द्वारा सोने की जो पत्तियां हैं, वहां तक आपका क्या हो जाएगा, आवेश चला जाएगा, और ये जो सोने की पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अब देखो, जैसे ये यहाँ पर आपका ये चार्ज पॉजिटिव है, और इसका जो आपका जो आवेशित वस्तु है उसका भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। दोनों का चार्ज यदि सेम है तो जो ये पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, फैल जाती हैं। यदि आपकी ये जो आवेशित छड़ है, इसका चार्ज यहाँ पर आपने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो ये जो आपकी सोने की पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये आवेशित वस्तु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी ये सोने की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ेंगी या फैलेंगी। यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएंगी, यानी इसके ऊपर जैसा चार्ज है वैसा ही चार्ज क्या है, इस पर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पत्तियां आपकी क्या प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और यदि इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसे जो आपकी आवेशित वस्तु है उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी पत्तियां क्या होगी, फैलेंगी या सिकुड़ेंगी। तो ये आपका हो गया स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो ये अपना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कंप्लीट हो गया है। तो आगे न्यू टॉपिक डालो, न्यू टॉपिक न्यू टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। हेडिंग डालो, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम है अपना कि कोई भी अपने दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आपका स्थिर विद्युत आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल होगा, उस प्रतिकर्षण बल के परिमाण का जो मान होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे आपके पास दो चार्ज है, एक आपका चार्ज है Q1 और दूसरा आपका जो चार्ज है वो है Q2, और इनके मध्य की दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। तो तो मैंने बताया आपको कि जो आपका कूलाम का नियम है वो कोई भी आपके दो आवेश हैं, तो दो आवेश है Q1 और Q2, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण और जो प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण होगा
वो परिमाण इन दोनों आवेशों के, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी आपका F इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 और Q2। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपका जो इस बल का जो परिमाण होगा इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है, तो मध्य की दूरी आपकी क्या है, स्मॉल r है। तो इस स्मॉल r के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आपका F इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r²। तो इसको दोनों को क्या कर लो आप, कंबाइंड फॉर्म में लिखो तो आपका F इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और अपॉन r²। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे, इसी समानुपाती नियतांक को उठाओगे, तो समानुपाती का जो साइन है उसको उठाओगे तो आपका F इक्वल टू, या समानुपाती नियत जो आपका साइन है उसकी जगह आपका समानुपाती नियतांक आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। आपका जो ये समानुपाती नियतांक है K, इसको हम स्थिर विद्युत नियतांक बोलते हैं। ये आपका है K है आपका स्थिर विद्युत नियतांक। इस स्थिर विद्युत नियतांक का जो मान होता है वो होता है 1/4πε0। इसका मान होगा K इक्वल टू 1/4πε0 और इसका जो वैल्यू आती है वो आती है आपके पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसकी क्या आएगी, मात्रक आएगा। और मात्रक आपका यह है, तो इसकी जो विमा आएगी वो आपकी होगी, K की जो विमा होगी, K की विमा वो होगी आपकी, जैसे आपका न्यूटन है तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो कूलाम इसका आवेश का मात्रक है, तो इसकी आप विमा निकाल सकते हो। और इसकी जो विमा आएगी आपकी वो आएगी m1l3 T-4 A-2। ये इसकी क्या होगी, विमा होगी। ठीक है, और जो आपका ये नीचे ε0 है, ये आपकी क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, यानी आपके जो Q1 और Q2 चार्ज है वो क्या निर्वात में रखी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता। तो ε0 है अपना निर्वात की विद्युतशीलता। या आपका ε0 है वो है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां सबसे पहले हेडिंग डालो कूलाम का नियम और इसमें लिखो कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी
मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लाइन चेंज करके लिखें, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब लाइन चेंज करके लिखें, यदि दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियमानुसार तो कूलाम के नियमानुसार ये बना लो आप, ये आपके पास के दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। ये करने के बाद आपके दोनों जो कूलाम का नियम है उसके अनुसार दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो F है और ये F समानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। तो दोनों आवेशों के परिमाण का गुणनफल कर दो Q1 Q2 और नीचे लिखो कि ये दोनों आवेशों की मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 1/r² आ जाएगा। तो दोनों को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर कमांड फॉर्म में लिख दो। तो आपका F इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r²। जब आप इस समानुपाती साइन को यहाँ से क्या करोगे, हटाओगे तो कोई समानुपाती नियतांक आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर F इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पर आपका जो K है वो क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक, ठीक है। और इसका जो मान होता है वो होता है आपका 1/4πε0 के बराबर। और जिसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और इस K की जो विमा होगी वो आपकी आएगी m1 L3 T-4 A-2। और जो आपका ε0 होता है वो आपका ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो उतार लो, ये उतार लो।
तो यहां तक आपने उतार लिया होगा। तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है वो है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसके जो मात्रक आएगा वो किसका के का उल्टा आएगा, यानी c² n इंटू m², यानी कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, मात्रक होगा। इसका मात्रक ये है, यानी किसका, इसे आपका इस नियतांक का उल्टा इसका क्या आ रहा है, मात्रक आ रहा है। तो इसकी क्या विमा भी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी जहां पर आपका क्या है प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जहां पर माइनस है वो वहां पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो इसकी जो विमा होगी तो एप्सिलॉन नॉट की विमा आपके पास आ जाएगी इसकी m-1 l-3 t की पावर 4 t की पावर 4 और a की पावर 2, ये इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी। तो नीचे नोट कर लो ये। सबने नोट कर लिया होगा। अब यहां देखते हैं, आपने के का मान देख लिया निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए आपका जो के का मान होगा वो क्या आता है आपका 1/4πε0। तो ये वाली वैल्यू है वो यहां पर हम क्या कराएंगे पुटअप कराएंगे। तो आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और ये r²। तो ये आपके पास क्या आ गया, कूलम्ब के नियम अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला क्या हो गया बल हो गया। तो यहां से देखो इसको सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में नीचे लिख लेना, सदिश रूप में आपका F वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 और ये आपका क्या आ जाएगा r² और ये इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी r के। तो ये क्या आ गया सदिश रूप में आपका कूलम्ब के नियम अनुसार क्या आ गया बल आ गया। तो नीचे लिख लो ये। तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद ये तो आपका निर्वात के लिए क्या आ गया बल आ गया, दो आवेशों के मध्य लगने वाला। अब माध्यम के लिए देखूं, यानी दो आवेश हैं और उनके मध्य कोई माध्यम है, तो उस माध्यम के लिए आप क्या देखोगे बल देखोगे, तो उसका मान क्या आएगा। तो यहां नीचे स्टार लगा के लिख लेना, माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए जो आपका बल होगा उसको एफ एम के द्वारा मैं डिनोट कर रहा हूं, और एफ एम इक्वल टू आपका होगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0r²। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये माध्यम के लिए क्या हो गया बल हो गया, और नीचे आपका आ रहा है एप्सिलॉन। तो यहां पर जो आपका एप्सिलॉन है वो आपकी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन क्या आपकी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब इस एप्सिलॉन का जो मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी अलग अलग माध्यम के लिए आपका इस एप्सिलॉन का मान क्या आएगा अलग अलग आएगा। तो लिख लो यहां तक। तो फिर इसको क्या कर देना सदिश रूप में लिख देना। सदिश रूप में आपका क्या हो जाएगा सदिश रूप में सदिश
रूप में, तो सदिश रूप में आपका हो जाएगा एफ एन वेक्टर इक्वल टू आपके पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और ये आर के इसकी क्या ले लेना डायरेक्शन। ये इसका क्या हो जाएगा माध्यम के लिए सदिश रूप में क्या आ गया आपके पास बल आ गया ये, तो लिख लो यहां तक। तो ये आपका क्या हो गया कूलाम बल हो गया। अब इसके बाद नीचे स्टार लगा के लिखो, इसके बाद स्टार लगा के लिखो नीचे आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसको प्राविद्युतांक भी बोलते हैं, लिख लेना आगे प्राविद्युतांक, प्राविद्युतांक भी बोलते हैं इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोल दो या प्राविद्युतांक बोल दो, और इसको एप्सिलॉन आर के द्वारा हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं। प्राविद्युतांक को किसके द्वारा डिनोट करेंगे एप्सिलॉन आर। तो जो आपका प्राविद्युतांक या आपकी आपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है वो आपकी माध्यम में निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। यानी आपका जो प्राविद्युतांक होता है वो आपका एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर किसके बराबर आएगा आपका माध्यम में निरपेक्ष, जो आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात की क्या होगी बराबर होगी। तो लिखो इसमें किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक कहते हैं, अर्थात एप्सिलॉन आर इक्वल टू आपका क्या होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे लिख लो ये, और इसको समीकरण दे दो 1, समीकरण 1 दे दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे
अबे माध्यम में आपको क्या देखना है, बल देखना है, और निर्वात में आपको क्या करना है, बल देखना है। तो निर्वात में बल, तो निर्वात में बल आपने निकाल लिया, कितना है, वो आपका है एफ नोट, और एफ नोट इक्वल टू है आपके पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ये तो आपका क्या हो गया, निर्वात में बल हो गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, माध्यम में बल, तो माध्यम में बल आपका एफ एम इक्वल टू आपका आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और ये आर स्क्वायर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम, यानी ये आपका समीकरण 2 है और ये आपका समीकरण क्या है, 3 है। तो समीकरण 2 और जो आपका समीकरण 2 है उसमें समीकरण 3 का क्या कर देना है, भाग दे देना है। यानी समीकरण 2 में समीकरण 3 का क्या करना है, भाग देने पर, तो भाग दोगे तो आपके पास एफ नोट अपॉन क्या आ जाएगा, एफ एम आ जाएगा। तो एफ नोट अपॉन एफ एम, तो वैल्यू रख दो यहां से Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये आर स्क्वायर, और ये उल्टा हो जाएगा इसका, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास Q1 Q2 आ जाएगा। तो यहां पर देखो आपका Q1 और Q2 है, वो Q1 Q2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास आएगा, वो आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो समीकरण 1 से इसकी तुलना करोगे, क्या करोगे, समीकरण 1 से, तो इधर करना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपका एफ अपॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट किसके बराबर आ रहा है, एप्सिलॉन आर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है आपका एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नोट अपॉन एफ एन। होगा कि नहीं होगा, इससे आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन, जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट है वो किसके इक्वल है, यानी आपका एप्सिलॉन आर इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये आपका क्या आ गया, प्रागुक्तांक आ गया, नोट कर लो। तो सबने नोट कर लिया होगा। अब यहां पर देखो जो एप्सिलॉन आर है उसका मान देखते हैं, तो नीचे स्टार लगा के लिख लेना। जो एप्सिलॉन आर है, ठीक है, इसका मान है वो किसके लिए है, जैसे हम जैसे लिखो स्टार लगा के, निर्वात के लिए आपका एप्सिलॉन आर का मान जो होगा वो होगा आपका 0। सॉरी, निर्वात के लिए जो आपका एप्सिलॉन आर का मान आएगा वो आता है 1। पानी के लिए
पानी का मतलब H2O के लिए जो आपका SLNR आएगा वो आता है 80। और जैसे किसी धातु के लिए, धातु या चालक के लिए FLNR का जो मान आता है वो आता है आपका इन्फिनिटी। तो तीनों मान नीचे नोट कर लो। निर्वात के लिए एप्सिलॉन का मान आएगा 1, पानी के लिए आपका एप्सिलॉन का मान आएगा 3, और धातु या किसी चालक के लिए एप्सिलॉन का मान आता है इन्फिनिटी। तीनों चीज नोट कर लो नीचे। तो ये आपका क्या था, आपेक्षिक विद्युतशीलता या प्राविद्युतांक, जिसका मान आपने देख लिया कि एप्सिलॉन इक्वल टू, या तो आप लिख दो F0/Fm, या फिर आप लिख सकते हो इसका मान एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0। एप्सिलॉन आप जानते ही हो, ये आपके माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, ये प्राविद्युतांक देख लिया। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।